नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। ब्रज विजन प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे आगरा के श्री रमन बल्ला जी से, जिन्होंने अपने बिज़नेस को शहर का जो बिज़नेस में प्रॉब्लम आई वो शहर की प्रॉब्लम भी थी, उसको समझकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे कार्य रमन जी ने किए हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी यात्रा कैसी रही। रमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप आगरा के एनवायरनमेंट के लिए बहुत लड़ रहे हैं। आपका एक बिज़नेस था जो आयरन फाउंड्री से संबंधित था, और जब सरकार ने डिसीज़न लिया, एनजीटी ने, कि इसको बंद कर दिया जाए, तो अपॉर्चुनिटी उस समय ये होती है कि आप अपने बिज़नेस को अलग शिफ्ट कर दें और आप उसमें बिज़ी हो जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझा और पूरे शहर की जो इंडस्ट्री थी उसके लिए आपने लड़ाई लड़ी। तो ये मोटिवेशन आपको कैसे आया? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। आपको मैं इस संबंध में बता दूं कि जिस परिवार में ने मुझे पाला बड़ा किया, मेरे माता पिता जो हैं, उन्होंने संस्कार दिए कभी किसी गलत चीज़ के आगे झुकना नहीं है, भले ही संघर्ष कितना ही लंबा हो जी। और अंततः उसमें सफलता ही देता रहा है प्रभु अभी तक। जी। जब ये समस्या आई 1984 में, फाउंड्रीज पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आए। हाँ जी। और जब तक कोई आदेश नहीं थे तभी तक मैं आगरा फाउंडेशन का पदाधिकारी था। हाँ जी। और मैंने उस वक्त नीरी को बुलाकर टेस्ट कराए थे कि हमारा जो एमिशन है, पॉल्यूशन में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है जी। और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते। तो उस वक्त ही हमने एक्सपर्ट्स की राय लेकर, नीरी के एक्सपर्ट्स की राय लेकर के सल्फर डाइऑक्साइड जो फाउंड्रीज के कोयले से निकलता था, हाँ जी, उसको कंट्रोल करने का एक बहुत सरल साधारण सा रास्ता निकाला कि चूने के पानी में और सल्फर डोलोमाइट डाल करके, हाँ जी, सल्फर का कंटेंट्स बहुत कम हो जाते हैं। जी। और हमने इसका एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में दिया, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट है, वो अगर कह के रात को तो सुबह 3 बजे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत ये नहीं कह सकती कि रात दोपहर का 1 बजे आए। सही बात है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एफिडेविट्स को लेने से इनकार कर दिया, रजिस्ट्री को ये आदेश कर दिए कि हमारे एफिडेविट स्वीकार नहीं किए जाए। जी। हमने इसका विरोध किया कि भाई नेचुरल जस्टिस का तरीका है, हाँ जी, आप हमें फांसी दे दीजिए, लेकिन आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। सही बात। बिना सुने फांसी नहीं दे सकते। फिर लार्जर बेंच के सामने जा कर के ये बाधा हटी, हमारी एप्लीकेशन सुन लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी। और सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश पारित कर चुका। हमारा ये कहना था, हमने बड़े डिटेल में एफिडेविट फाइल किए थे जी। कि भाई आप ये प्रमाणित तो करिए कि हम पॉल्यूशन करते हैं जी। और हमारा पॉल्यूशन कंट्रीब्यूशन कितना है जी। फाउंड्रीज का। चूँकि फाउंड्रीज केवल सप्ताह में, आगरा की फाउंड्रीज कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 6 घंटे चलती। हमारी फाउंड्रीज ये नहीं थी कि वो कंटिन्यूसली चलती जैसे अमेरिका यूरोप में होता है जी। कि 24 घंटे, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने चलती रहती है। खैर, अंततः सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की वजह से हमको फाउंड्रीज बंद करनी पड़ी, लेकिन मैंने उसका हमेशा विरोध किया और तार्किक ढंग से विरोध किया, सप्रमाण विरोध किया। और ये आज भी सुप्रीम कोर्ट के और आगरा फाउंडेशन एसोसिएशन के रिकॉर्ड पर मौजूद है। रमन जी, एमसी मेहता जी का नाम बार बार लिया जाता है। एमसी मेहता का ऐसा क्या इंटरेस्ट था आगरा के अंदर कि वो फाउंड्रीज को बंद कराने के लिए इतने तत्पर थे, और अभी तक हैं? मतलब जो उनकी PIL है वो अभी तक वैलिड है? उसमें थोड़ा सा अंतर है। वास्तव में एमसी मेहता की जो PIL थी, हाँ जी, वो ताज के प्रोटेक्शन के लिए थी जी, और उसमें वायु प्रदूषण से रोकने के लिए। और उसकी बैकग्राउंड में ये था कि मथुरा रिफाइनरी के बनने से जो सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से निकलता है, जी, सल्फर डाइऑक्साइड का एक गुण होता है कि बरसात में जितना वो पानी से रिएक्ट करके आगे बढ़ता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जी। और सल्फर ट्राइऑक्साइड
किसी भी चीज़ के लिए बहुत घातक है। घातक होती है। इस आधार पर हमने लड़ाई लड़ी और वहाँ ये कराया गया कि आज मथुरा रिफाइनरी 3 टन सल्फर पर आवर कलेक्ट होता है जी। और वो उनकी आय का साधन बन गया। आगरा की फाउंड्रीज को तो बलि का बकरा बना दिया गया और आगरा का जो वैश्य समाज है, व्यापारी समाज है, हाँ जी। वो इस दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो मूल्यों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। पर उस समय के जो 84 में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, आगरा के एमपी थे, दे वर इन्फ्लुएंशियल। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे उसमें उस वक्त के एमपी थे भगवान शंकर रावत। हाँ जी, वो उनका तो पीएसी के उनका पूरा सहयोग मिला। जी केशव मेहरा एमएलए थे। उनका ही पूरा सहयोग मिला। बल्कि मैंने उनको अपने साथ इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपीयर भी कराया था। लेकिन चूंकि एमसी मेहता का ये प्रभाव समझ लीजिए, संपर्क समझ लीजिए, कि जो तत्कालीन न्यायाधीश थे कुलदीप सिंह जी, हाँ जी, उन्होंने वो आदेश पारित कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि वो आदेश ये था कि 1998 से हार्डकोक फाउंड्रीज में बंद कर दिया जाए। उसकी वजह से रेलवे को भी अपनी बंद करने पड़े। जो उसमें आदेश ये थे कि रेलवे को जो स्टीम कोल इस्तेमाल करता है उसकी जगह ये डीजल इस्तेमाल करे। और आगरा का बिजलीघर था जो उसको भी बंद कर दिया गया था। थर्मल पावर जो था वो बंद कर दिया गया था। जी। मैं क्योंकि आप राजनीतिज्ञों के साथ इतने करीब से रहे हैं, अभी रिसेंटली जो मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि जो आगरा का मेयर है, क्योंकि मेयर और नगर निगम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है शहर के विकास के लिए, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, उसमें आपका क्या सोचना है कि कैसा हमको मेयर चाहिए? क्योंकि आगरा वैश्य समाज बाहुल है और आपने अभी एक टिप्पणी भी की, तो क्या आप क्या समझते हैं कि कुछ फ़र्क आया 84 से अभी तक? दुर्भाग्य है कि विंडो ड्रेसिंग का काम तो बहुत हुआ। अच्छा जी। मूल के काम नहीं हुए जो हो सकते थे और अभी भी हो सकते हैं। चूँकि मैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर हूँ। हाँ जी। और मैं सभी चीज़ों से अच्छी तरह अवगत हूँ। कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जी जिनकी तरफ, जैसे पीने का पानी है जी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सीवर है, यमुना की सफाई है, ये सब चीज़ें संभव हैं, लेकिन हम दुर्भाग्य से उस दिशा में प्रयास नहीं कर रहे। आप पानी के लिए काफ़ी प्रयासरत रहे और आप गंगा जल वाटर जो आगरा में आया है उसमें आपका बड़ा अहम रोल रहा। आपने पोर्ट में भी और रिप्रेजेंटेशन भी सारी चीज़ें किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है, देयर इज़ विल देयर इज़ वे। जी। 2005 में तत्कालीन डीएम थे, 5 या 6 की बात होगी, नीतीश्वर कुमार जी। उनसे एक मीटिंग में चर्चा हुई कि भाई आप इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पानी कहाँ से लाएंगे? जी। नीतीश्वर कुमार जी का जवाब था कि पैसे कहाँ से आएंगे? तो प्रभु ने मेरे मुंह से कहलवाया कि बैग बोरो स्टील पैसे आपको आएंगे, आप सोचना शुरू करिए, सोचने के पैसे नहीं लगते। सही बात है। प्रभु की कृपा हुई। उसके बाद जो आगरा के कमिश्नर आए, अशोक त्रिवेदी, हाँ जी, वो तो आगरा के ही निवासी थे, मेरे पड़ोस के ही थे। तो उनसे मैंने जिक्र किया, उन्होंने रुचि लेकर के इस काम को आगे बढ़ाया। और उसके लिए उस वक्त दिक्कत ये थी कि बिजली की बड़ी शॉर्टेज हुआ करती थी 2005, 6, 7, 8, 9, 10 तक। हाँ जी, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी। तो उस वक्त प्रस्ताव बना था कि चंबल से पानी क्यों न लिया जाए। चंबल की जिस पॉइंट से हमें पानी आगरा आना था उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है और उस वक्त 2 स्टेज लिफ्टिंग की बात थी। 2 स्टेज लिफ्टिंग के बाद तो ग्रेविटी से पानी आगरा आ जाता। तो मेरी चिंता ये थी
कि बिना बिजली के पानी आगरा आना चाहिए। जी। सबसे पहले हमें नहर विभाग ने और अधिकारियों ने बताया मथुरा के पास एक पॉइंट था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी, नहर विभाग का कहना ये था कि साल में 1 महीने पानी बंद रहेगा जब नहर की सफाई होगी। तो मैंने कहा पीने के पानी के मामले में भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जी। फिर हम गए पालड़ा बुलंदशहर, वहाँ 135 या 32 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ ग्रेविटी से पानी आता है, बिजली का कोई उपयोग नहीं किया गया, आज भी आ रहा है पानी। और फिर समस्या ये आई उसमें कि भाई इतना धन कहाँ से आया, तो उसमें 2880-85 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था जो जापान जायका से हमको बहुत सस्ते इंटरेस्ट पर मिला। मेरा सोचना ये भी था कि वो भार आगरे वालों पर नहीं पड़ना चाहिए जी, चूँकि पॉल्यूटर मस्ट पे का जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसके अंतर्गत जो पानी को गंदा कर रहे हैं, रोक रहे हैं, दिल्ली हरियाणा, उनको इसका पैसा देना चाहिए। लेकिन प्रश्न वही है कि हम लोग अपने सामूहिक कार्यों के लिए। रमन जी, मैं इस पॉइंट पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जगनेर की जो बंदनियाँ हैं जहाँ पानी 4000 हेक्टेयर में इकट्ठा होता है और वो बह जाता है, और ऐसे ही तिरेमोरी डैम है जहाँ से खारी नदी का हेड है, उस पर कभी सरकार ने या आपके मन में विचार नहीं आया कि उस पानी को रोक के हम आगरा लेके आए? मेरे मन में बहुत विचार आया, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, असल में समग्रता से कभी आगरा की समस्याओं का न तो आकलन किया गया, न उनका कोई प्रस्ताव बनाया गया, वरना पानी की समस्या का समाधान वहाँ से भी हो सकता है। सन 85-86 में एक बार, चूँकि सारा पानी राजस्थान से आता है, हाँ जी। एक बार पानी बहुत ज़्यादा आ गया, करावली में पानी भर गया 10-12 फुट 15 फुट। यूपी गवर्नमेंट ने उसे क्लेम मांग लिया राजस्थान से जी। तो राजस्थान वालों ने उसमें ये किया कि उसमें नहर में दीवार खड़ी करके बंद कर दिया। उन्होंने रोकना शुरू कर दिया पानी, बिल्कुल बंद कर दिया, जो इलीगल था। दूसरे जो फैग एंड पर राजस्थान के थे, जो तालाब थे, जो बड़े बड़े वो थे डैम से, उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई, उनके गेट टूटे पड़े हैं, उनमें लीकेज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये बहुत बड़ा सोर्स है। मैंने राजीव सक्सेना जी के साथ मिल करके इस पर काफ़ी प्रयास किया, सिंचाई विभाग के लोगों के साथ मिल करके, और इतनी बहुत संभावना है, लेकिन कभी इसका आकलन नहीं किया गया। नहीं, आप समझते हैं कि जब ये मेयर का जो इलेक्शन हो रहा है, और आपने देखा ही होगा कि मेयर कैंडिडेट कौन है, क्या हम इन समस्याओं पे नगर निगम में बात कर पाएंगे जो हम मेयर इलेक्ट करेंगे उनसे? देखिए, हम बात तो निश्चित कर सकते हैं, बात करने के लिए किसी की रुकावट नहीं है, लेकिन हम उनका ध्यान और उनका सहयोग किस सीमा तक ले सकते हैं। नगर निगम की समस्याएं बहुत सरलता से समाधानित हो सकती हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। केवल एक तो हमको कम्प्रहेंसिव प्लानिंग चाहिए जी। दूसरा, उसकी ऑडिटिंग जो है हर प्रोजेक्ट की, टेक्निकल और फाइनेंशियल ऑडिट साइमल्टेनियस होनी चाहिए। वो 2-3 साल तक नहीं होती है। सीएजी जो कर, सीएजी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की करती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट वो भी है, लेकिन वो बाद में होता है। हाँ जी। लेकिन हमारी सामाजिक स्थिति जो इतनी बुरी है, उसका होना, इधर प्रोजेक्ट चल रहा है, डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल और टेक्निकल ऑडिट होना चाहिए। तो ये आप समझते हैं कि मेयर अगर इस क्षेत्र पे अगर रुचि ले, क्योंकि मेयर ना टेक्निकल होता है ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है। टेक्निकल होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं तो साइंस भी नहीं पढ़ा। आपने एमए सोशियोलॉजी की है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन, आपके टाइम में तो वन ऑफ द बेस्ट था, बिगिनिंग था। हाँ जब मैंने किया, और बाई प्रोफेशन में फाउंड्री मैन रहा हूँ। हाँ जी। उसमें भी ईश्वर की कृपा से मैंने इंटरनेशनल टेक्निकल सेमिनार्स को अटेंड किया। शेयर किया। सवाल इस बात का कि हमको प्रयास हो, अगर हमारी इच्छा शक्ति है, बलवान है, हम प्रयास करें
कोई बड़ी समस्या नहीं है, बहुत साधारण चीज़ है। क्या आप देख- समझते हैं कि पार्षद इसमें कुछ रोल प्ले कर सकते हैं? पार्षद रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एकत्रित होकर के संगठित होकर करें तो। लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पार्टी के डायरेक्टिव ऐसे होते हैं कि आप रेजोल्यूशन अगर आप लाना भी चाहें तो वो नहीं आते। आप सही कह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले हमारे वोटर के लिए है, बिल्कुल सही कह रहे उसके हैं राइट इंटरेस्ट के लिए। बिल्कुल। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर कोई मरीज कहता है डॉक्टर से कि मुझे ये इंजेक्शन लगा दीजिए, जहर लगा दीजिए, वो कर दीजिए, तो डॉक्टर की ड्यूटी ये नहीं कि उसके जहर का इंजेक्शन लगाए। उसका कर्तव्य है कि वो ये बताए कि तुम्हारे हित में ये है, मैं तुम्हारे यही करूँगा और उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। नहीं, मैं एक और चीज़ आपसे रमन जी समझना चाहता हूँ। जब आप गंगा जल वाटर आगरा में लाने की बात कर रहे थे तो आपको स्थिति पता थी कि शहर की कि पाइपलाइन कैसी हैं और जो घरों में पाइपलाइन जा रही हैं उसकी स्थिति क्या है। क्या उस समय प्लान नहीं किया गया था कि साइमल्टेनियसली इस पे भी काम शुरू कर दिया जाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2019 में जब गंगा जल आया, हाँ जी, उससे 2 साल पहले से मैंने सभी संबंधित सरकारी अधिकारियों को बुलाया, नगर आयुक्त के निवास पर बैठक की और उन सबसे कहा लिखित में कि वे आपकी स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, आपकी पाइपलाइनें कितनी पुरानी है, क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ ज़रूरत है। लेकिन मैं अपनी असफलता स्वीकार करता हूँ, मेरे 3 साल के प्रयास के बाद भी मैं उसको कुछ करा नहीं पाया। नहीं मतलब आप जो कहना चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने पेस पर ही चलती है, चाहे शहर का सत्यानाश हो जाए या ये सही है, लेकिन हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हाँ जी, मेयर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको तो अधिकार है इस बात का। हाँ, पूछने का। अगर वो पूछेंगे तो जवाब बहुत जल्दी आता है। हमको वो आता हमको भी है, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि मैं न तो हार्श होता हूँ, न किसी को गाली देता हूँ। लेकिन चूँकि अगर मैं ये करने लगूँ तो जो कुछ थोड़ा बहुत काम वो भी नहीं होगा। वो भी नहीं होगा। मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ रमन जी के, आप शहर के ही निवासी हैं और आपने बहुत शिद्दत से एक लड़ाई लड़ी शहर के लिए। आपने बताया कि वैश्य समाज इसको नहीं सपोर्ट करता, पर ब्यूरोक्रेसी भी आपसे कंसल्ट नहीं करती नहीं, या कंसल्ट करती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती? नहीं, मैं आपको बता दूँ, बड़ा स्पष्ट बता दूँ, मुझे टीटीजेड का मेंबर क्यों बनाया गया? मैं उसका विशेष स्थायी आमंत्रित हूँ, विशेष स्थायी आमंत्रित पब्लिक की तरफ से। सिर्फ इसलिए बनाया गया मुझे कि चूँकि मुझे सन 84 से लेकर आज तक का पूरा जानकारी है। अब जहाँ तक उनके मानने की बात है, न मानने की बात है, तो मैंने टीटीजेड में भी ये लिख कर दिया है। हालांकि वहाँ से मेरे पत्रों के जवाब नहीं मिले, न उन पर कोई कार्य हुआ, न एक्नॉलेज हुए। मैं 2-3 साल से लिख रहा हूँ कि भाई आप एक काम करिए, 30 साल से 25 साल से आपकी ये संस्था बनी हुई है, आप एक कमेटी बनाइए जिसमें सरकारी अधिकारी भी हों, समाज के भी लोग हों, एक्सपर्ट्स भी हों, कि हम रिजल्ट क्यों नहीं ले पाए अभी तक 30 साल, क्या बाधाएं। और मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह रिजल्ट इसलिए नहीं मिले और इस तरह मिल सकते हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण काम, एक डेवलपमेंट किया है ककरेटा में, जहाँ आप नेचुरल वे में जो नाले जाते हैं उनको क्लीन करके आप यमुना में पानी जाने का आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। वो प्रेरणा आपको कहाँ से? ऐसा है, हमारे आगरा में एक मिस्टर दिनकर सक्सेना है। अच्छा जी। वो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उसके एक्सपर्ट हैं। ठीक। 2011 के करीब की बात है, मिस्टर M.K. नारायण या DM थे जी, मृत्युंजय कुमार नारायण जी, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत संपर्क में थे मेरे में। मैंने उनसे कहा, उन्होंने एक बार कहा कि 1 जनवरी को हम यमुना की सफाई करेंगे। ठीक।
तो मेरा उनसे बात हुई, मैंने कहाँ करेंगे? बोले दशहरा घाट पर या इस पर हाथी घाट पर। जी। तो मैंने कहा आप केवल शो के लिए करना चाहते हाँ, हैं, ये सिंबॉलिक ही है। आप अगर वाकई करना चाहते हैं वाटर्स के अपस्ट्रीम में करिए, हम्म, अनुराग नगर नाला है बल्केश्वर के ऊपर, वहाँ करिए। वहाँ करिए, ठीक। तो वो मेरी बात को राजी हुए और 1 जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में सुबह 7 बजे हम लोगों ने जमुना में उतर कर उसकी सफाई की। तो उनसे मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा भाई ये पानी अगर हम कैलाश पर या उसके आसपास कहीं अगर हम साफ कर दें तो हमारे वाटर्स को पानी साफ मिल हाँ, जाएगा। वाटर वर्क्स, सही बात। उनकी समझ में बात आई। 26 जनवरी 2011 को वो पूरे डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर के और ककरठा पर पहुँचे। मैंने उनको साइट दिखाई। उस वक़्त सौभाग्य से यहाँ वन विभाग में जो डीएफओ थे मिस्टर जी। जानू, हाँ जी, काफ़ी फेमस नाम है उनका। और उनके जो एसडीओ थे मिस्टर शुक्ला, वो दोनों बहुत डेडिकेटेड थे। जी। मेरी उनसे चर्चा हुई और मैं समझता हूँ जितना उन लोगों के पीरियड में काम हुआ, पिछले 3 भी अगर कभी भी मिला दिए जाएँ डीएफओ, उनके पीरियड में उतना काम नहीं हुआ। आगरा में ज़िले में कम से कम 20-25 तालाब लगे जी। और कम से कम 20-25 लाख पेड़ लगे। जी। तो उनके सहयोग से और दिनकर सक्सेना के सहयोग से हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया। दिक्कत आई कि उसमें पैसा कहाँ से आए। तो जो एसडीओ थे मिस्टर जानू के जूनियर मिस्टर शुक्ला, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के अपने व्यक्तिगत पैसे लगा करके उन्होंने डीपीआर बनाई। जी। और डीपीआर बना करके हम लोगों ने हमके सहयोग से मिल करके उसको डेवलप किया। आज स्थिति है 2010 में बनने के बावजूद भी वहाँ न कोई एक इंजीनियर है, न कोई डीजल है, न कोई पेट्रोल है, और न मेंटेनेंस है। ऑपरेशन मेंटेनेंस 0 है। फिर भी आज उसका पानी आगरे के किसी भी एसटीपी से जहाँ करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपये लगे हैं, उनसे क्वालिटी में बेटर है। और ये मैं नहीं कह रहा, सर्टिफाइड बाई सेंट्रल यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्टिफिकेट्स। उसको रेप्लिकेशन करने में क्या दिक्कत है समझ नहीं आता। लेकिन जो आप उधर आपने कंसेप्ट किया कि वेटलैंड बनाया जाए, वेटलैंड बनाया, और वेटलैंड और रिजर्वायर दोनों में काफ़ी उसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। वेटलैंड अथॉरिटी के अंडर में आता है, और अगर रिजर्वायर बनाते हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में आता है। ऐसा नहीं, ऐसा है वन विभाग में जो भी काम होगा, हाँ जी, वो केवल वन विभाग के अधीन ही होगा। हाँ, कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। ठीक है। फॉरेस्ट अगर अपने वेटलैंड बनाता है या रिजर्वायर बनाता है तो बनाता है, बनाए या बना सकता है। नहीं, जैसे अगर हम इस कीठम लेक की बात करें जो कि वेटलैंड डिक्लेयर्ड है, बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर्ड, हाँ, उसको वेटलैंड है, आप उसको क्लीन करने के जो प्रोसेस हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, आप उसको क्लीन ही नहीं कर पाते। 21 फीट आप वाटर रख सकते हैं, लेकिन 10 फीट कहते हैं कि गारद है ना, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। 10 नहीं, किसी जगह तो केवल 3 फीट पानी है, हाँ जी, बाकी सब गारद है, भरा हुआ है। तो उसके लिए इंटरवेंशन वहाँ उनके बर्ड सेंचुरीज़ के, नेशनल बर्ड सेंचुरी के हिसाब से वो संभव नहीं है, और हो सकता है बशर्ते वन विभाग उसमें रुचि ले, क्योंकि समाधान हर चीज़ के हैं। नहीं, अगर हम देखें आगरा में जो डार्क जोन्स डिक्लेयर किए गए हैं, मैं गोवर्धन में एक जगह जानता हूँ जहाँ पे कई नंबर में पेड़ लगाए गए, और वहाँ का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि ग्राउंड वाटर ऊपर आया और जो खारी पानी था वो मीठे पानी में तब्दील हुआ। आपके ककरठा में हुआ है? हाँ, ककरठा में 3 साल में, हाँ जी, ग्राउंड वाटर 50 फुट बढ़ा, 100 फुट लेवल था। 3 साल में 50 फुट बढ़ा। बगल वाली जो नीरज नगर कॉलोनी है, हाँ जी, वहाँ 20-25 फुट पानी बढ़ गया, मतलब ऊपर आया। जी हाँ। तो ये सरकार या म्यूनसिपैलिटी या नगर निगम या अधिकारी लोग इसको ऑब्ज़र्व करके
इसको संज्ञान में नहीं लेते हैं? मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे प्रयासों के बाद भी सुनने को कोई तैयार नहीं है। सब अधिकारियों को दिखा लिया, मेयर साहब से भी, जो पिछले मेयर जो रिटायर हुए हैं, उनसे भी मैंने बहुत प्रयास किया। मेरी कमजोरी है कि मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया। नहीं, मैं आपकी कमजोरी तो नहीं, आपने तो इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, उनको प्रैक्टिकली शो करके दिखा दिया कि अगर उसमें एक और बड़ी बात है, वहाँ 20,000 बीज बोए थे। हाँ जी, बीज, हाँ जी, और 20,000 में 18,000 पेड़ आज भी मौजूद हैं। 40-30 वो तो बहुत अचीवमेंट है। हम तो जब बरसात आएगी लाखों पेड़ लगेंगे, लेकिन सरवाइव कितने करेंगे? हाँ वही, उसके बाद कोई माई बाप नहीं। वहाँ मिनामेंट नहीं, वहाँ बिना माई बाप के सरवाइव कर रहे हैं। ककरेठा में आपको आश्चर्य होगा, फॉरेस्ट का केवल एक फॉरेस्ट गार्ड है जो 740 एकड़ को केवल गार्ड करता है। ठीक, फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं। ये वाकई अब इसको क्या कहा जाएगा? जब हमारे पास एक एक्सपर्ट है, आप हैं, आपने एक प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, और उसके बाद भी जो आगरा का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी आगरा के लिए। मैं आपको एक बात इसमें और उदाहरण दे दूं आपको। बीएसपी के टाइम में, हाँ जी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स बने थे लखनऊ में। हाँ जी, वर्ल्ड क्लास वंडरफुल प्रोजेक्ट। हाँ जी, समाजवादी पार्टी के टाइम में सैफई में, हाँ जी, 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का काम हुआ, और उसका 10% भी आज यूटिलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन वो प्रोजेक्ट भी वर्ल्ड क्लास था। वहाँ तो सारस की बर्ड सेंचुरी, बहुत सारी। आज भी जो राजनीतिक दल हैं, हाँ जी, मथुरा और काशी में जितना वंडरफुल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हाँ जी, उतने आगरा में क्यों नहीं हो सकते? जबकि ये उनकी संवैधानिक दायित्व है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं। हाँ जी। फिर भी नहीं हो रहा। तो इसका क्या, रमन जी, इसका क्या सोल्यूशन? बहुत साधारण सोल्यूशन है। टीटीजेड अथॉरिटी जो है, हाँ जी, उसको, आगरा चूँकि टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है, हाँ जी, टूरिज्म के लिए इसको एक अथॉरिटी बनाया जाए, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है जी, उस पैटर्न पर, और इसको फुल फ्लैश स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाए। इसको बजट मिले, इसको स्टाफ मिले, और इसकी अकाउंटेबिलिटी हो। मतलब जो आप एसपीवी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ यूपी का ना हो, उसमें पार्ट ऑफ राजस्थान भी हो, 100 किलोमीटर्स के एरिया में हो, तो टूरिज्म और जो पानी की समस्या है उससे बहुत सारी सोल्यूशन हो सकती है। देखिए, अगर विकास होता है, हाँ जी, आगरा के साथ भरतपुर का होता है, मथुरा का होता है, फिरोजाबाद का होता है, एटा है जहाँ तक का है उनका होता है, विकास करने में क्या दिक्कत है? क्या नगर निगम का जो मेयर है आगरा का, क्या वो ये पॉइंट्स को बिल्कुल रख सकता है? नहीं, देखिए, केवल पॉइंट्स ही ना रखें, वो फेज्ड प्रोजेक्ट बनाकर रखें। पर ये गैप कहाँ आता है? मतलब मैं कहूँगा आपको आप सबसे ज़्यादा अच्छी तरह आप शहर की समस्या को जानते हैं और आपके पास सोल्यूशन भी है, लेकिन मैं वो मेंटालिटी समझना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी आपके पास भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे और हाथ जोड़ेंगे कि हम सब चीज़ करने को तैयार हैं, लेकिन जब जीतने के बाद क्या सिचुएशन बनती है? क्या वो बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप जागृत हैं, हाँ जी, उनसे एक एफिडेविट लीजिए, ठीक है जी, कि हम ये काम इस तरह करेंगे, और उसमें कोई बाधा आएगी, दिक्कत आएगी, समाधान के लिए पब्लिक हमें सपोर्ट करे, रास्ते पब्लिक बताएगी। लेकिन मुझे याद है जब इंद्रजीत आर्य मेयर थे तो वो काफ़ी बोला करते थे कि मेरे को एक सिविल इंजीनियर चाहिए जो सड़क का माप करके मुझे बता दे कि सड़क ठीक बनी है या नहीं बनी है। एक बड़ा पॉजिटिव सा, चाहे वो भले ही शो के लिए कहते हो, लेकिन उनका एक इंटेंशन तो था कि हाँ, मैं, वो क्लियरली कहते थे मुझे नहीं पता, लेकिन एक अगर कोई सिविल इंजीनियर मुझे मिल जाता है तो मैं सड़क टेस्ट कराऊंगा। बात की साथ करें,
बहुत अच्छा सुझाव है इसको। नहीं, रिजल्ट मिलेगा। एक नहीं, आप यहाँ कई प्रोजेक्ट देख रहे हैं। गंगा जल आया प्रभु की कृपा से, ककरेठा बना प्रभु की कृपा से, और अब शायद वहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क 700 एकड़ में बनने जा रहा है ककरेठा के पास। ककरेठा का। और 400 एकड़ में ताज की नेचर वॉक के पास बन रहा है जी। उनकी कंसेप्चुअल डीपीआर कंप्लीट हो गई, डीपीआर बन रहे हैं, ककरेठा की आधी बन गई और बन रही है। तो ईश्वर चाहेगा होगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, देयर इज विल देयर इज वे। या दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन अगर हमें जाना दिल्ली और हम कानपुर की तरफ जाने लगेंगे तो दिक्कत कब है। पहुँचेंगे? मैं एक और आपसे समझना चाहता हूँ कि ये वेटलैंड और रिजर्वायर, आगरा को रिजर्वायर की ज़्यादा ज़रूरत है या वेटलैंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, रिजर्वायर और वेटलैंड से भी आगे एक कंसेप्ट है जिसमें एनजीटी के डायरेक्शंस भी हैं जी कि फ्लड प्लेन्स में आप बायोडायवर्सिटी पार्क डेवलप करिए। जी। बायोडायवर्सिटी पार्क बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। दिल्ली में 7 बायोडायवर्सिटी पार्क डेवलप हो चुके हैं यमुना के फ्लड प्लेन। जी। आगरा में 2 होने जा रहे हैं। क्या आप अंदाज़ा लगाएंगे कि 700 एकड़ का प्रोजेक्ट जी 9 साल तक कंस्ट्रक्ट, कंप्लीशन और मेंटेनेंस 9 करोड़ रुपए में हो सकता है? एक पार्क बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। पालीवाल पार्क की योजना में 35 करोड़ की आई है कुछ। हाँ। तो 9 करोड़ रुपए में अगर 700 एकड़ का काम हो सकता है तो इससे सस्ता और अच्छा। दूसरे उसका प्रोसेस बड़ा अच्छा, वो भूमि को, जो सॉइल है, हाँ जी, उसको रिवाइव करते हैं। इसकी ओरिजिनल कंडीशन 100 साल 200 साल पहले क्या थी? तो ग्राउंड वाटर को भी रिवाइव। उसमें ये होता है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे अपने आप डेवलप होते हैं और ग्राउंड वाटर भी डेवलप होता है। क्योंकि आज उसी का पार्ट भी ये जो वेटलैंड टाइप या रिजर्वायर टाइप है वो भी उसमें होते हैं। पशु पक्षी होंगे तो उनको पानी भी चाहिए। लेकिन आगरा की जो समस्या है ड्रिंकिंग वाटर की, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? नहीं, कोई समस्या नहीं है। समस्या तो ये है कि पानी अथाह पानी है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कोई समस्या नहीं। आज जो गंगा जल का पानी हम लीकेज में और यमुना में बहा रहे हैं, हाँ जी, सिकंदरा वाटर वर्क्स से एक पाइपलाइन यमुना पार्क के लिए डाल दी है जी। सिकंदरा वाटर वर्क्स में कैपेसिटी है और पानी वहाँ सप्लाई हो सकता है। अगर वो वहाँ नया बनाएंगे फिर पैसा लगेगा उसमें जी। लेकिन गंगा पे जितना प्रेशर है, क्या हम कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म गंगा वाटर ले पाएंगे? देखिए, आपको अपना पानी बचाना पड़ेगा, अपना पानी प्रिजर्व करना पड़ेगा। और वैसे फॉर द टाइम बिंग में एक और आपको योजना बता दूं जिस पर मैंने काम किया हुआ है। चंबल से पानी आने की बहुत संभावना है जी। चंबल में पानी भी है, अनटेप्ड भी और साफ भी बहुत है। ये चंबल का पानी अभी तो भरतपुर तो जाता ही है, चंबल नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर PFR बनवाई है मैंने जेलिंगम जी। से। उसमें ये है कि अगर हम एक बार उस पॉइंट पर पिनाहट पर चढ़ा दें पानी, हाँ जी, तो ग्रेविटी से ही आगरा आ जाएगा, सिर्फ एक बार पंपिंग। दूसरा, उसमें एक दिक्कत ये है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमारा बांग्लादेश से जी है, हमको हीराकुंड बांध से उनको मिनिमम पानी देना है। हाँ। उसका भी मैं सेंट्रल वाटर कमीशन के पास गया था जेलिंगम वालों को लेकर के, और उनसे उसका भी रास्ता निकाल लिया, क्योंकि जितना पानी हम लेते हैं उतना हम आपको वापस दे देते हैं। और उसके अलावा यमुना में इतना चौड़ा फाँट है उसका कि हम उसमें रबर चेक डैम्स 2, 3, 4 लगा दें, बरसात का पानी रोक लें, अथाह पानी हो। नहीं, पर चेक डैम की समस्या ये है कि जो आप पानी रोक रहे हैं वो जितने आपने 2 पॉइंट बनाए अप एंड डाउन में, उतने में पानी रहेगा एक्सेस। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमको बांग्लादेश को नेचुरल वाटर देना है, हो जाएगा। अगर हम आगरा में रोकेंगे तो फिरोजाबाद में दिक्कत है। अब जैसे गोकुल ने पानी रोका हुआ है तो आगरा में नहीं आता, दिल्ली ने रोका है। अनिल जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो भी मैंने स्टडी किया था। वहाँ पर
चंबल सेंचुरी है, जी है। डॉल्फिन और हाँ है। मैंने उसको पूरा स्टडी किया फॉरेस्ट वालों के साथ मिलकर। उनको एक मिनिमम लेवल ऑफ वाटर चाहिए, जी उसके लिए शीट पाइलिंग होती है। नदी में आप शीट पाइलिंग कर दीजिए, उतना मिनिमम लेवल मेंटेन रहेगा। ओवर होगा तो आपका ओवरफ्लो होकर निकल जाएगा। अच्छा, अगर अंडर है तो आपके अपस्ट्रीम में चेक डैम बने, उन्हें पानी रिलीज कर दी तो आपका मेंटेन तो रहेगा। चेक डैम से आप पानी रिलीज कर पाते हैं, क्योंकि चेक डैम में तो पूरा उसको नीचे करना। नहीं, चेक डैम असल में ऐसा होता है, ये गेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा। जैसे गोकुल में आपने देखा होगा, हाँ, तो आप गेटेड स्ट्रक्चर को, गेट को जितना खोल देंगे उतना उतना पानी निकल जाएगा। दूसरा ये है कि अगर रबर के बनाएंगे आप, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट रबर के ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है बनाने में। रबर के असल में उसकी एक तो कॉस्ट कम आती है, 30 साल उसकी लाइफ है, और दूसरे आपको बहुत बरसात ज़्यादा हुई तो आपने उसको डिफ्लेट कर दिया, बैठ गया कम, उसको आप रेगुलेट आसानी से ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये उसमें सहूलियत है। ये सहूलियत है। तो ये आप 2-3 बनाते हैं यहाँ पर चंबल पर, जहाँ स्टडी करके पॉइंट्स निकाल कर। नहीं रमन जी, जो मेरा सवाल था वो ये था कि हम पानी तो आज अवेलेबल है, आज जगनेर में 4000 हेक्टेयर में पानी है। हम देखिए, हमारी प्लानिंग नहीं है, कंजर्वेशन नहीं है। हाँ, कंजर्वेशन के लिए रिजर्वायर बनाना ज़रूरी है, परमानेंट रिजर्वायर। जैसे राजस्थान वाली इश्यूज हैं, उन्होंने तो परमानेंट बनाए हुए हैं रिजर्वायर। जो हमारे मतलब के हैं, जी, जो हमारे मतलब के हैं वो उन्होंने मेंटेनेंस ही नहीं कर रहे हैं। क्यों मेंटेनेंस करें? ठीक, हाँ वो नहीं कर रहे हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जो बैराज है उसको उन्होंने करीब करीब बंद ही कर दिया। दो बैराज हैं, दोनों बैराज, एक तो खानवा का, हाँ खानवा में तो अब नया बना दिया है उन्होंने, वो उसको मेंटेन कर दिया। अभी हम रिसेंटली वहाँ गए थे तो अभी कुछ में उसकी डिसिल्टिंग करी है क्या? डिसिल्टिंग नहीं की अभी। जो थोड़े बहुत स्ट्रक्चर गेटेड वेटेड टूट टाट गए थे, लीकेज वो उन्होंने ठीक कर दिया। दूसरा एक यहाँ है खीरागढ़ से ऊपर, जी, उसको भी वो अगर रेगुलेट करना, पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे पानी बहुत है। और ये है कि ये कोई पानी ऐसा विषय नहीं है केवल राजस्थान की मर्जी पे छोड़ दिया जाए या यूपी की मर्जी पे छोड़ दिया। मतलब यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपने हक के लिए बात करनी पड़ेगी, और जो पानी यूपी के अंदर है उसको रोकने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। रमन जी, एक आप गौशाला से भी आप संबंधित हैं, तो वो गौशाला आप कैसे इतने सारे एक्टिविटीज़ करते करते आप गौशाला तक पहुँचे? ऐसा है, 2000 में, हाँ जी, आगरा में कमिश्नर थे राजीव गुप्ता जी, वो गाय के प्रति उनका बहुत लगाव था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप SPCA के चेयरमैन बन जाइए। ठीक। मैंने कहा भैया मैं तो TTZ और ये माउंटेन कमेटी इन सब में बहुत इन्वॉल्व हूँ। मेरी छोटी बहन है, उसने शादी नहीं की थी जी, विवाहित थी, और उसकी रुचि भी थी सर्वोदय और गाय वाय काम में। जी, तो मैंने कहा भैया उसे आप देख लीजिए, अगर वो आपको काम तो 20 साल तक उन्होंने उसको चलाया। देखा। कोरोना में उसका स्वर्गवास हो गया। अब वहाँ के जो सदस्य हैं उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। तो मेरी अप्रोच तो सिर्फ ये है कि अभी हमें समाज से करीब 15-16 लाख रुपए मिलते हैं जी। मैं चाहता ही हूँ कि साल, 1.5 साल, 2 साल में हम समाज को 16 लाख रुपए दें बजाय। इसमें नगर निगम काफ़ी रोल प्ले कर सकता है। नगर निगम कर भी रहा है, क्योंकि ज़मीन हमें नगर निगम नहीं दी थी। ये दूसरी बात है कि ज़मीन 2002 में दी थी, उसमें 20-20 फुट गहरे रहवाइंस से जी, आज वहाँ खेती हो रही है, गायों के लिए खेती हो रही है। अच्छा, चारा आप खुद कर रहे हैं? जहाँ तक संभव है खुद ही करते हैं। हालांकि सब पूरा नहीं पड़ता, लेकिन चारा वहाँ करते हैं। और अभी भी प्रयासरत हैं कि हमको कहीं जगह अच्छी मिल जाए। रमन जी के साथ हमारी चर्चा बहुत सुंदर रही, और आशा है कि हम आगे भी रमन जी के साथ चर्चा करेंगे, स्पेशली एनवायरनमेंट और आगरा की समस्याओं के लिए। रमन जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
और हम आपको विश करते हैं कि आप ऐसे ही कंटिन्यूसली कार्य करते रहें आगरा के लिए। शायद गीता में भी कहा गया है कि आप कार्य करते हैं, रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा वो आप हमारे हाथ में नहीं है। तो इसी के साथ मैं ये संवाद चर्चा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। और मेरी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ सेवा सहयोग मैं कर सकता हूँ आगरा के लिए, अपनी सीमाओं के अंदर तत्पर हूँ, हमेशा उपलब्ध। धन्यवाद।